बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हम पढ़ रहे थे फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में। स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसी भी बहते हुए फ्लूइड का कंजर्वेशन ऑफ मास है। कंजर्वेशन ऑफ मास ये होता है, फर्ज करें एक पाइप है, जिसका एरिया कहीं बड़ा है और कहीं छोटा है। फर्ज करें ये पाइप है, नॉन यूनिफॉर्म एरिया है। इधर एरिया A1 है, यहाँ एरिया A2 है। इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है। टॉप एंड पर फ्लूइड की स्पीड है V1 और जहाँ पर एरिया कम है वहाँ स्पीड है V2। राइट। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को हम डिफाइन यूँ करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ पाइप and speed of fluid remains constant। इस पूरे पाइप में हर जगह दो चीज़ों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, एरिया ऑफ पाइप एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड। एरिया और स्पीड मतलब जितना प्रोडक्ट इस एंड पर होगा A1 V1, उतना ही प्रोडक्ट दूसरे एंड पर होगा A2 V2। एरिया और स्पीड इन दोनों का प्रोडक्ट दोनों एंड पर क्या होगा, सेम। इसे यूँ भी लिखते हैं कि जनरली AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली का मतलब ये होगा एरिया इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। मतलब जहाँ पर एरिया कम है वहाँ स्पीड ज़्यादा होगी और जहाँ एरिया बड़ा है वहाँ स्पीड ज़्यादा होगी। तो अगर किसी पाइप में फ्लूइड पानी फ्लो कर रहा है, फ़र्ज़ करें पानी है, तो जिस पाइप की जिस पोर्शन में एरिया कम होगा वहाँ पर पानी की स्पीड ज़्यादा होगी और जहाँ एरिया ज़्यादा है वहाँ पानी की स्पीड कम होती है। अब घर में पाइप से पानी लगाते हैं लॉन में, तो अब पानी दे रहे हैं, पाइप नॉर्मल हालत में है, आप पानी को दूर फेंकने के लिए पाइप को दबाते हैं। जब आप पाइप को दबाते हैं एक्चुअली आप उसका एरिया कम करते हैं। एरिया कम होने से स्पीड उसकी ज़्यादा हो जाती है और पानी ज़्यादा दूर तक चला जाता है। जो फायर फाइटर्स होते हैं, आग बुझाने वाले, उनके पाइप मोटे ताज़े होते हैं, ठीक, उनके पाइप मोटे होते हैं, अच्छे खासे में पानी आता है, मगर जहाँ से वो पानी छोड़ते हैं वो बारीक नोज़ल होती है। यहाँ से यहाँ एरिया कम रखा जाता है। एरिया कम क्यों रखते हैं? जितना एरिया कम होगा स्पीड ज़्यादा होगी, तो तीसरी चौथी मंजिल पर भी अगर आग लगी हुई है वहाँ तक पानी को पहुँचाने के लिए एरिया उसका संभाल रखा जाता है ताकि स्पीड मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ स्पीड ज़्यादा होती है। मैंने कहा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये है कि इक्वल मास ऑफ फ्लूइड विल फ्लो इन इक्वल टाइम। इक्वल टाइम में हमेशा इक्वल मास फ्लो करता है। अगर इस पोर्शन में 1 सेकंड में 10 किलोग्राम निकल रहा है, इस हिस्से में अगर पानी 10 किलोग्राम 1 सेकंड में निकल रहा है तो इस हिस्से में भी 10 किलोग्राम 1 सेकंड में निकलेगा। अब चूँकि सेम मास निकलना है
जहाँ एरिया बड़ा है वहाँ तो आराम से निकल जाएगा, मगर 1 सेकंड में 10 किलोग्राम यहाँ से निकालने के लिए डेफिनेटली उसको स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तभी 10 किलोग्राम निकल सकता है। या यूँ कह लें कि आपके कॉलेज के 2 गेट हैं, एक बड़ा गेट है और एक छोटा गेट है। फर्ज करें दोनों में 1 मिनट में 100 बच्चे निकालने हैं, 100 स्टूडेंट्स। जो बड़ा गेट है इसमें 10 लाइनें बना दी और आराम से गुजर गए, इसमें लाइनें 2 बननी हैं। क्या दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए इसमें गुजरने के लिए? सेम टाइम में अगर इक्वल स्टूडेंट गुजारने हैं तो जहाँ एरिया कम है वहाँ स्पीड ज़्यादा रखेंगे तभी 100 गुजर सकते हैं, इसमें नॉर्मल स्पीड से भी गुजर जाएंगे। लिहाजा जहाँ पर एरिया कम होता है सेम मास गुजारने के लिए वहाँ स्पीड ज़्यादा रखनी होती है, इसलिए एरिया और स्पीड क्या होते हैं? इन्वर्सली होते हैं। सो ये जो एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट है इसे फ्लो रेट कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि फ्लो रेट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जो फ्लो रेट है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। फ्लो रेट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड। और फ्लो रेट का यूनिट क्या होता है? एरिया का मीटर स्क्वायर, स्पीड का मीटर पर सेकेंड, सो मीटर क्यूब पर सेकेंड। या इसे कहते हैं मीटर क्यूब वॉल्यूम होता है, लीटर पर सेकेंड भी इसका यूनिट है। लीटर पर सेकेंड या मीटर क्यूब पर सेकेंड ये फ्लो रेट का यूनिट है। फ्लो रेट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड। इसको प्रूव करते हैं। फर्ज करें पानी फ्लो कर रहा है और इस डेल्टा एम मास ने डेल्टा टी सेम टाइम में ये x1 फासला तय किया। 10 किलोग्राम पानी है, डेल्टा टी टाइम में कितना फासला तय किया उसने? डेल्टा x1। सेम मास यहाँ कितना फासला तय करता है? सेम मास है डेल्टा एम, सेम टाइम में उसने x2 फासला तय किया। क्योंकि यहाँ का एरिया बड़ा है, यहाँ ये लेंथ कम आ गई। यहाँ पर एरिया छोटा है तो यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है। राइट? सेम मास विल फ्लो इन इक्वल टाइम। तो दोनों तरफ का मास बराबर कर लें। डेल्टा एम इज़ इक्वल टू डेल्टा एम। जितना मास टॉप सरफेस से गुजरा है, टॉप एरिया में से, उतना ही बॉटम एरिया में से गुजरा है। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम और मास होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड वॉल्यूम। अब यूँ करें, मास की जगह पुट कर लें डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम और इधर भी डेंसिटी मल्टीप्लाइड वॉल्यूम। पाइप का वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस। एक टॉप सरफेस है, एक बॉटम है। फर्स्ट करें टॉप में मास m1 था और बॉटम में मास m2 हैं, दोनों सेम। तो वॉल्यूम टॉप का क्या है? यहाँ एरिया a1 है और डिस्टेंस x1 है, यहाँ पर x2 है। यहाँ एरिया a1 है और डिस्टेंस x1 है, तो यहाँ का वॉल्यूम होगा एरिया a1 मल्टीप्लाई डिस्टेंस x1 इज़ इक्वल टू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है? नीचे वाले हिस्से का एरिया a2 और डिस्टेंस x2, a2 x2। ठीक है। स्पीड होती है डिस्टेंस कवर इन टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये स्पीड है। यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। अगर x1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? v1 मल्टीप्लाई टी। और जहाँ पर x2 है इसकी वैल्यू v2 मल्टीप्लाई टाइम। चूँकि सेम टाइम है, सेम टाइम में सेम मास फ्लो करना है, टाइम भी दोनों तरफ सेम है, सेम फ्लूइड है, डेंसिटी भी सेम होगी। तो यहाँ रह गया a1 v1, इधर रह गया a2 v2। गोया दोनों साइड का जो एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट है ये सेम रहता है। इसे कहते हैं a v इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
तो जहाँ एरिया कम होगा स्पीड ज़्यादा होगी, जहाँ पर एरिया ज़्यादा है वहाँ स्पीड कम होती है। दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, राइट। फ्लूइड फ्लो दो किस्म का होता है। एक है रेगुलर, जिसको स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, जिसको लैमिनर फ्लो कहते हैं, जिसे स्टेडी फ्लो कहते हैं। ये सारे इसके नाम हैं। ये कौन सा होता है? फर्स्ट कहें पाइप है, इस पाइप में कोई फ्लूइड चल रहा है, ये फ्लूइड है जो इस पाइप में फ्लो कर रहा है। तो एक रेगुलर या स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसा होता है कि जिसमें हर पार्टिकल एग्जैक्टली वही रास्ता अख्तियार करे जो उससे आगे जाने वाले पार्टिकल अख्तियार कर चुके। हर पीछे वाला पार्टिकल अगर अपने आगे वाले पार्टिकल को फॉलो करता जाए, उसी रास्तों पर चले जिस पर उससे आगे जाने वाले पार्टिकल गए हैं, एग्जैक्टली उसी रास्ते को फॉलो करे, तो ये स्ट्रीम लाइन फ्लो बन जाता है। यहाँ स्ट्रीम लाइन से बन जाती हैं और कोई स्ट्रीम लाइन दूसरी को इंटरसेक्ट नहीं करती और ये स्टेडी फ्लो होता है। लेकिन अगर स्पीड बढ़ाते जाएं तो एक ख़ास स्पीड जिसको क्रिटिकल स्पीड कहते हैं, ये फ़्लो फिर लैमिनर नहीं रहता बल्कि किस में कन्वर्ट हो जाता है? इर्रेगुलर बन जाता है और उस इर्रेगुलर फ़्लो को टर्बुलेंट फ़्लो भी कहते हैं। ये कब बनेगा? अगर आप यहाँ पर कोई रुकावट डाल दी, मसलन आपने यहाँ कोई रुकावट खड़ी कर दी। अब ये जो स्ट्रीम लाइन है सीधी आ रही थी, कुछ यहाँ चली गई, कुछ मुड़ गई, कुछ कैसे चली गई, कुछ यूँ हो गई, कुछ उधर चली गई, कुछ उधर। तो अब इसकी स्ट्रीम लाइन गड़बड़ हो गई है। वो जो एक फ़्लो था, सिमेट्री थी चलने में, वो गड़बड़ हो गई। अब फ़्लो क्या हो गया? इर्रेगुलर हो गया। तो दो किस्म का फ़्लो होता है, रेगुलर और इर्रेगुलर। इसे हम आगे अप्लाई करेंगे टू डिटरमाइन ब्लड प्रेशर। जब आप ब्लड प्रेशर मालूम करते हैं स्फेग्मो मैनोमीटर से, उसमें हम इस फ्लूइड फ्लो को अप्लाई करेंगे। नॉन विस्कस फ्लूइड कौन सा होता है? नॉन विस्कस फ्लूइड वो होता है जिसकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो, उसकी डिफरेंट लेयर के दरमियान फ्रिक्शन ना हो, उसे नॉन विस्कस। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कौन सा होता है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। जिस फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट है वो इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल। और नॉन विस्कस कौन सा होता है? जिसकी विस्कोसिटी ज़ीरो होती है। इसको देखिएगा। और ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। थैंक यू।